हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम कर रहे थे प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप, जो अपना बीच में रह गया था। इसको पूरा करते हैं। प्रतिवर्ती क्रियापथ अभिवाही न्यूरॉन ग्राही और अपवाही न्यूरॉन प्रभावक उत्तेजक, जो कि एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं, से बना होता है। अभिवाही न्यूरॉन संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिकीय मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है। प्रभावक प्रेरक न्यूरॉन तब संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार उद्दीपन एवं प्रतिवर्ती क्रिया मिलकर प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करते हैं, जैसा कि दी गई रिफ्लेक्स में प्रदर्शित किया गया है। नी जर्क रिफ्लेक्स क्रियाविधि का अध्ययन करने के लिए चित्र 21.5 का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए। जो अपन ने कल किया था, बताया था, जब कोई गर्म ठंडा कुछ भी लगता है तो कैसे अपनी मांसपेशी उसको उद्दीपन को ग्रहण करती है, फिर वो कैसे उस संदेश को लेके जाती है और फिर संदेश वापस से आके प्रतिक्रिया करता है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं हम संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन। आज क्या पढ़ेंगे हम? संवेदिक अभिग्रहण एवं संसाधन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको वातावरण के परिवर्तन की पहचान किस प्रकार होती है? आप किस प्रकार किसी वस्तु उसके रंग को देख पाते हैं? कैसे आप ध्वनि को सुनते हैं? संवेदी अंग सभी प्रकार के वातावरणीय बदलावों का पता लगाकर समुचित संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भेजते हैं, जहां सभी अंतर क्रियाएं संचालित व विश्लेषित की जाती हैं। इसके बाद संदेशों को मस्तिष्क के विभिन्न भागों या केंद्रकों तक भेजा जाता है। इस प्रकार आप वातावरणीय बदलावों को अनुभव करते हैं। हम वस्तुओं को अपनी नसिका द्वारा सूंघते हैं, जीभ द्वारा स्वाद का पहचान करते हैं, कान द्वारा सुनते हैं तथा आंखों द्वारा देखते हैं। कौन कौन से हैं अपने संवेदी अभिग्रहण अंग? नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। जीभ से हम स्वाद की पहचान करते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा। कान के द्वारा हम सुनते हैं और आंख के द्वारा हम देखते हैं। और वैसे अपने संवेदी अंग में अपनी स्किन, त्वचा भी आती है, जो गर्म ठंडे का पता लगा सकती है। आगे देखते हैं नसिका में श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही होते हैं। क्या है? जो अपनी नाक है उसके अंदर श्लेष्म आवरण युक्त संवेदन ग्राही प्रेजेंट होते हैं, जो गंध का संवेदन करते हैं। इन्हें घ्राण ग्राही कहते हैं। क्या? घ्राण ग्राही ओल्फैक्टरी लोब ग्रहण ग्राही कहते हैं। ये ग्रहण उपकला से बने होते हैं, जिनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? ग्रहण उपकला की तंत्रिका कोशिकाएं बाह्य वातावरण से सीधे एक जोड़ी सेम आकार के अंग में विस्तारित होती हैं, जिन्हें ग्रहण बल्ब कहते हैं। ग्रहण बल्ब मस्तिष्क के पादाधार तंत्र का विस्तारण करते हैं। ग्रहण बल्ब क्या करते हैं? मस्तिष्क के पादाधार तंत्र का विस्तारण है। आगे नसिका घ्राणांग तथा जीभ दोनों ही विलय रसायनों की पहचान करते हैं। क्या? घ्राणांग और जीभ दोनों ही विलय रसायनों की पहचान करते हैं। स्वाद, रस संवेदन तथा घ्राण के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान है। संवाद जो क्या है? रस संवेदन और घ्राण गंध के रासायनिक संवेदन क्रियात्मक रूप से समान है तथा परस्पर संबंधित है। जीभ स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। जीभ है वो स्वाद कलिकाएं, जिसे हम टेस्ट बड कहते हैं, कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान करती है। स्वाद कलिकाओं में रसग्राही होते हैं। आहार अथवा पेय पदार्थ के प्रत्येक स्वाद के साथ मस्तिष्क स्वाद कलिकाओं से प्राप्त विभेदक निवेश का समाकलन करता है और एक सुरुचिकर अवगम अनुभव होता है। मतलब हमारे जीभ पर ऐसे टेस्ट बड पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जहाँ पर कुछ भी लगता है तो वो पता लगा लेती है, ये मीठा है, कड़वा है, नमकीन है, ये सब वो पता लगाती है। नीचे दिए गए भागों में आंख देखने हेतु संवेदी अंग और कान सुनने हेतु संवेदी अंग की संरचना और क्रियाविधि से आपका परिचय करवाया जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे नेत्र। नेत्र मतलब आंख, जो हमें देखने में सहायता करता है। हमारे एक जोड़ी नेत्र खोपड़ी में स्थित अस्थि गर्तिक, जिसे नेत्र कोटक कहते हैं। कितने हैं हमारे? एक जोड़ी नेत्र, जिसमें 2 नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी मतलब 2 आंखें होती है, जो नेत्र कोटर
में स्थित होती है। मानव नेत्र की संरचना और कार्य का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। देखते हैं। नेक्स्ट है नेत्र के भाग। वयस्क मनुष्य के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती है। कौन कौन सी? बाहरी परत घन संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसे स्क्लेरा श्वेत पटल कहते हैं, जो चित्र 21.6 में दिखाए गए हैं। अगर भाग कॉर्निया कहलाता है। अगर भाग क्या कहलाएगा? कॉर्निया। मध्य परत कोरोइड रक्त पटल में अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह हल्के नीले रंग की दिखती है। नेत्र गोलक के पिछले 2/3 भाग पर कोरोइड की परत पतली होती है, लेकिन यह अगर भाग में मोटी होकर पक्षापकाय बनाती है। हम चित्र को देखते हैं, फिर अच्छे से समझ जाएगा। नेत्र भागों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र। ये क्या है? कॉर्निया। फिर पीछे का भाग पक्षापकाय। ये एक्वस चैम्बर है जहाँ पर जल भरा होता है, जलीय कोष्ठ। ये क्या है? लेंस है। लेंस के आगे आइरिस दी गई है और ये पीछे क्या है? रेटिना जा रहा है, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना के जस्ट पीछे एक बिंदु होता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। और अंध बिंदु और रेटिना से दृक् कोशिक तंत्रिकाएं निकलती है बहुत सारी, और जो रेटिना की फिर नीचे होएगा मध्य पटल, और मध्य पटल के ऊपर होएगा श्वेत पटल। मतलब श्वेत पटल और रेटिना के बीच में मध्य पटल होता है और इसको कचाप द्रव कोष्ठ बोलते हैं हम। इसके बीच में एक खांच होती है जिसे हम फोबिया कहते हैं। एक बार फिर से चित्र को देख लेते हैं। सबसे आगे वाले भाग को क्या बोलेंगे? कॉर्निया। कॉर्निया फिर से पीछे क्या होता है? लेंस। लेंस पे क्या होती है? आइरिस। और इस कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या होता है? एक्वस चैम्बर, जल भरा हुआ जलीय कोष्ठ। और इस पे क्या निकलती है? पक्षापकाय। फिर यहाँ पे पीछे जाएगा रेटिना, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना के पीछे जस्ट पीछे एक अंध बिंदु होता है और रेटिना, और वहाँ से क्या निकलती है? दृक् कोशिक तंत्रिकाएं निकलती है बहुत सारी। और रेटिना के नीचे क्या होता है? मध्य पटल। मध्य पटल के ऊपर क्या होता है? श्वेत पटल। और बीच के भाग को कसाव द्रव कोष्ठ होता है। अब देखते हैं। पक्षापकाय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वर्णक युक्त तो अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है, जो कि आंख की रंगीन देखने योग्य भाग होता है। नेत्र गोलक के भीतर पारदर्शी क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो कि तंतुओं द्वारा पक्षापकाय से जुड़ा रहता है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है, जिसे प्यूपिल कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्यूपिल। प्यूपिल के घेरे का नियंत्रण आइरिस की पेशी तंतु करते हैं। क्या करते हैं? पेशी तंतु। आंतरिक परत रेटिना दृष्टिपटल कहलाती है। यह कोशिकाओं की 3 तंत्रिकीय परतों से बनी होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर गुच्छिका कोशिकाएं, द्विध्रुवीय कोशिकाएं और प्रकाशग्राही कोशिकाएं। प्रकाशग्राही कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, शलाका और शंकु। प्रकाशग्राही कोशिका कितने प्रकार की होती है? शलाका और शंकु। इन कोशिकाओं में प्रकाश संवेदी प्रोटीन प्रकाशीय वर्णक होता है। दिन की रोशनी में देखना प्रकाश अनुकूलनी और रंग देखना शंकु के कार्य है, तथा स्कोटोपिक त्रिमिरानुकूलित दृष्टि शलाका का कार्य है। शलाकाओं में बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोस्पिन या दृष्टि बैंगनी होती है। शलाकाओं में क्या होता है? बैंगनी लाल रंग का प्रोटीन रोडोस्पिन या दृष्टि बैंगनी होता है। रोडोस्पिन कहाँ पाया जाता है? शलाकाओं में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। जिसमें विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है? विटामिन ए का व्युत्पन्न होता है। मानव नेत्र 3 प्रकार के शंकु होते हैं, जिनमें कुछ विशेष प्रकाश वर्णक होते हैं, जो लाल हरे नीले प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। कितने? लाल नीले हरे प्रकाश को पहचानने में सक्षम होते हैं। विभिन्न प्रकार के शंकुओं उनके प्रकाश वर्णकों के मेल से अलग अलग रंगों के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित किया जाता है तो सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होती है। मतलब जब इन शंकुओं को समान मात्रा में उत्तेजित कर दिया जाएगा तो खाली सफ़ेद रंग के प्रति संवेदना उत्पन्न होगी, सफ़ेद रंग दिखेगा।
दृक् तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल के नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ी पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्त वाहिनी यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं उस भाग में नहीं होती है, अतः इसे अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वर्णक बिंदु होता है जिसे मैक्युला लुटिया कहते हैं और जिसके केंद्र में एक ग्रंथ होता है, इसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है जहां केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहां दृष्टि क्रियाएं दिखाई देना अधिकतम होती है। कॉर्निया और लेंस के बीच की दूरी को एक्वस चैम्बर जलीय कोष्ठ कहते हैं जिसमें पतला जलीय द्रव नेत्रोध होता है। जल लेंस रेटिना के बीच के रिक्त स्थान को काचाभ द्रव कोष्ठ कहते हैं। यह पारदर्शी द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। आगे है देखने की प्रक्रिया। दृश्य तरंग दैर्घ्य में प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकु के आवेग उत्पन्न होते हैं। यह पहले इंगित किया जा चुका है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक प्रकाश वर्णक ओस्पिन एक प्रोटीन और रेटिनल विटामिन ए का एल्डिहाइड है बने होते हैं। प्रकाश ओस्पिन से रेटिनल के अलगाव को प्रेरित करता है, फलस्वरूप ओस्पिन की संरचना का बदलाव आता है तथा यह झिल्ली की पारगम्यता में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप विभवांतर प्रकाश ग्राही कोशिका में संचरित होती है तथा एक संकेत की उत्पत्ति होती है जो कि गुच्छिका कोशिकाओं में द्विध्रुवीय कोशिकाओं द्वारा सक्रिय कोशिका विभव उत्पन्न करता है। इन सक्रिय विभव के आवेगों का दृक् तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृष्टि वलकुट क्षेत्र में भेजा जाता है जहां पर तंत्रिकीय आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। नेक्स्ट अपना कर्ण। कर्ण मतलब कान, जो सुनने के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बारे में देखते हैं। कर्ण कर्ण दो संवेदी क्रियाएं करते हैं। कौन कौन सा? सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। क्या है? सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। शरीर क्रिया विज्ञान की दृष्टि से कर्ण को तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। ब्राह्कर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। क्या क्या? ब्राह्कर्ण, मध्यकर्ण, अंतःकर्ण। ब्राह्कर्ण पिन्ना या ओरिकुला तथा ब्राह्मण गुहा का बना होता है। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। सबसे पहले हम इसका चित्र देख लेते हैं, फिर आपको जो पढ़ेंगे वो जल्दी समझ में आएगा। ये क्या है? अपना ब्राह्कर्ण, जो जिसे हम पिन्ना भी बोलते हैं, जो बाहर की ध्वनि को एकत्रित करके कान के अंदर को धकेलता है। ये क्या है? ब्राह्कर्ण, जो बाहर की ध्वनि को एकत्रित करता है, कान के अंदर धकेलता है। ब्राह्कर्ण से अंदर जाते हैं ब्राह्मण नलिका, जो स्वर्ण नलिका है। इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बाल और वैक्स ग्रंथिकाएं, जो वैक्स को रिलीज करती है, वैक्स का स्रावण करती है। फिर इसके अंदर आगे जाके क्या होगा? कर्णपट झिल्ली। ये क्या है? सारा ब्राह्कर्ण। यहाँ तक क्या है? ब्राह्कर्ण। अब आ जाएगा बीच में मध्यकर्ण। मध्यकर्ण में क्या होती है? तीन हड्डियां पाई जाती है, अस्थियां पाई जाती है, जिनके नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिज। स्टेपिज है ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। फिर ये क्या है? कोकलिया, कोकलिका तंत्रिका और स्टेकियन नलिका। और इसके बाद टेम्पोरल अस्थि यहाँ पे है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ये ब्राह्कर्ण है जो ब्राह्मण नलिका की तरफ जाता है। कर्णपट झिल्ली मिलती है आगे। फिर आगे मध्यकर्ण शुरू हो जाता है जहाँ पे मेलियस, इनकस, स्टेपिज तीन अस्थियाँ पाई जाती है। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। और आगे है कोकलिया, कोकलिया तंत्रिका और यूस्टेशियन नलिका। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। पिन्ना वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि उत्पन्न करती है। ब्राह्मण गुहा कर्णपटय झिल्ली तक भीतर की ओर जाती है। पिन्ना तथा मीटस में कुछ महीन बाल और मोम स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती है। कर्णपटय झिल्ली संयोजी ऊतकों की बनी होती है जो बाहरी त्वचा से
तथा अंदर श्लेष्मा झिल्ली से अवतरित होती है। मध्य कर्ण 3 अस्थिकाओं का बना होता है जिन्हें मेलियस इनकस स्टेपिज कहते हैं। ये एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी रहती है। मेलियस कर्णपटह झिल्ली से और स्टेपिज कोकलिया की अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। कर्ण अस्थिकाएं ध्वनि तरंगों को अंतःकर्ण तक पहुंचाने की क्षमता को बढ़ाती है। यूस्टेकियन नलिका मध्य कर्ण गुहा के फेरिक्स से जुड़ती है। यूस्टेकियन नलिका कर्ण की पटह को दोनों ओर दाब को समान रखती है। आगे है, द्रव से भरा अंतःकरण लेबिरंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आंतरिक कर्ण होता है उसमें द्रव भरा रहता है उसे लेबिरंथ कहते हैं, जो कि अस्थिल और झिल्लीनुमा लेबिरंथ से बना होता है। अस्थिल लेबिरंथ वाहिकाओं की एक श्रृंखला होती है। इन वाहिकाओं के भीतर झिल्लीनुमा लेबिरंथ होता है जो कि परिलसिका द्रव से घिरा रहता है, किंतु झिल्लीनुमा लेबिरंथ एंडोलिम्फ नामक द्रव से भरा रहता है। लेबिरिंथ की घुमावदार भाग को कोकलिया कहते हैं। कोकलिया की 2 झिल्लियों द्वारा 3 कक्षों में विभक्त किया जाता है जिन्हें बेसिलर झिल्ली, राइजनर्स झिल्ली कहते हैं। ऊपरी कक्ष को स्केला वेस्टिब्यूली, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पनी कहते हैं। क्या बोलेंगे? सबसे ऊपर का कक्ष उसे स्केला वेस्टिब्यूली, मध्य कक्ष को स्केला मीडिया और निचले कक्ष को स्केला टिम्पेनी कहते हैं। स्केला वेस्टिब्यूली स्केला टिम्पेनी पर लसिका द्रव से तथा स्केला मीडिया अंतर लसिका द्रव से भरा रहता है, जो चित्र 21.8 में दिखाया गया है। कोकलिया के नीचे स्केला वेस्टिब्यूली अंडाकार खिड़की में समाप्त होती है, जबकि स्केला टिम्पेनी गोलाकार खिड़की में समाप्त होते हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई आधारीय झिल्ली पर स्थित होता है, जिसमें पाई जाने वाली रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती हैं। रोम कोशिकाएं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के आंतरिक सतह पर श्रृंखला में पाई जाती हैं। रोम कोशिकाओं का आधारीय भाग अभिवाही तंत्रिका तंतु के निकट संपर्क में होता है। प्रत्येक रोम कोशिका के ऊपरी भाग से कई स्टीरियोसीलिया नामक प्रवर्ध निकलता है। रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के ऊपर पतली लचीली टेक्टोरियल झिल्ली होती है। ये डायग्राम दिखाया गया है आंतरिक कोकलिया काट का दृश्य। ये क्या है? राइजनर्स झिल्ली, ये स्केला वेस्टिब्यूली, बीच का स्केला मीडिया, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, स्केला टिम्पेनी, ये आधार झिल्ली, ये टेक्टोरियल झिल्ली। आगे क्या है? अंतःकर्ण में कोकलिया के ऊपर जटिल तंत्र वेस्टिब्युलर तंत्र भी होता है। वेस्टिब्युलर तंत्र 3 अर्धचंद्राकार नलिकाओं ओस्टोलिथ से बना होता है। मैक्युला, लघुकोश और यूट्रिकल संवेदी हिस्सा है। प्रत्येक अर्धचंद्राकार नलिका एक दूसरे से समकोण के भिन्न तल पर स्थित होती है। झिल्लीनुमा नलिकाएं अस्थिल नलिकाओं के द्रव पर लसिका द्रव में डूबी रहती हैं। नलिकाओं का फूला हुआ आधार भाग एम्पुला, जिसमें एक उभार निकला है, जिसे क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? क्रिस्टा एम्पुलेरिस। प्रत्येक क्रिस्टा में रोम कोशिकाओं होती है। लघु कोश यूट्रिकल में उभारनुमा संरचना मैक्युला होता है। क्रिस्टा व मैक्युला वेस्टिबुलर तंत्र के विशिष्ट ग्राही होते हैं, जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है श्रवण की क्रिया। कर्ण किस प्रकार ध्वनि तरंगों को तंत्रिकीय आवेगों में बदलता है, जो कि मस्तिष्क द्वारा उद्दीप्त क्रियात्मक होकर हमें ध्वनि की पहचान कराते हैं। ब्रहा कर्ण ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर कर्णपटल तक भेजता है। ध्वनि तरंगों की प्रतिक्रिया कर्णपटल में कंपन होता है। ये कंपन कर्ण अस्थिकाओं मेलियस इनके स्टेपिज में होते हुए गोलाकार खिड़की तक पहुँचते हैं। गोलाकार खिड़की में कंपन कोकलिया में भरे द्रव तक पहुँचते हैं, जहाँ ये लिम्फ की तरंगें उत्पन्न करते हैं। लिम्फ तरंगों आधार कला में हलचल उत्तेजित करती है। आधारीय झिल्ली में गति से रोम कोशिकाएं मुड़ती है और टेक्टोरियल झिल्ली पर दबाव डालती है। फलस्वरूप संगठित अभिवाही न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। यह आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा स्वर्ण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के स्वर्ण वलकुट तक भेजे जाते हैं, जहां आवेगों का विश्लेषण कर ध्वनि को पहचाना जाता है। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद अपना लास्ट चैप्टर रहेगा
वो कल शुरू करेंगे। 1 दिन या 2 दिन, जितने भी दिन लगते हैं, वो उसके साथ ही अपने +1 की बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी और 12वीं की बायोलॉजी, हम 12वीं का जीव विज्ञान हम शुरू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।